नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग साथियों। आपके अपने माइंड बूस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के करंट के प्रश्नों की और उनके साथ में उनसे जुड़े हुए प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो आज की क्लास यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये राजस्थान करंट अफेयर की क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीटीआई, एलडीसी, लेब असिस्टेंट और अन्य सभी राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षाएं होती है उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, इससे रोज जुड़ कर के करंट से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो पढ़ें। और आज की क्लास अपन शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो स्क्रीन पर आपके सामने। तो मोटिवेशनल कोट है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आज जो मेहनत कर रहे हैं वो हमें कठिन लग रही है और कड़वी लग रही है, लेकिन इसका जब फल मिलेगा तो वो बहुत मीठा होगा और शानदार होगा। तो अब बिना देरी किए हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत करेंगे अपन रिवीजन से। जो कल की क्लास थी उसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आज के करंट के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन है, वो है मेवाड़ की प्रसिद्ध मोलेला आर्ट को स्थायी मंच प्रदान करने के लिए आर्ट एग्जीबिशन सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मोलेला गांव, राजसमंद के अंदर। टेराकोटा के लिए जो आर्ट एग्जीबिशन सेंटर है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? मोलेला गांव, राजसमंद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पीएम ई ड्राइव योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है, प्रदेश में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है? 19 मार्च से 15 मई तक। अगला प्रश्न है, वो है, ऑपरेशन चक्रव्यूह का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना। अगला क्वेश्चन है, वो है, लखपति दीदी योजना के तहत हाल ही में राज्य बजट में ऋण राशि की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रावधान किया है? तो 1.50 लाख रुपए। तो इसके अंदर पहले 1 लाख रुपए थी, जिसमें 50,000 की बढ़ोतरी करके कितनी कर दी? 1.5 लाख रुपए। तो ये तो थे रिवीजन प्रश्न। और अब चर्चा करेंगे आज के जो करंट अफेयर के प्रश्न है उनके बारे में। तो पहला प्रश्न है आज का, वो है, राजस्थान के किस शहर में पर्यटकों की सुविधा के लिए पिंक गार्ड ऐप शुरू किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा जयपुर और चौथा बीकानेर। तो पिंक गार्ड ऐप है दोस्तों, उसकी शुरुआत जयपुर जिले में की जा रही है। अब अगली बात करें तो इसकी क्या प्रमुख बातें हैं वो देखते हैं। तो बात आती है दोस्तों जयपुर की। जयपुर की बात आ गई दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी। उपनाम की बात करूं मैं तो इसे कहते हैं गुलाबी नगरी। और क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? पुरू का पेरिस। भारत का पेरिस कहते हैं इसको। तो ये तो हो गई थी इसकी उपनाम की बातें। अब दोस्तों, जयपुर में घूमने के लिए आते हैं पर्यटक। कौन आते हैं? पर्यटक। सबसे ज्यादा पर्यटक, विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? तो जयपुर जिले में। तो उनकी पर्यटकों की सुविधा और सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। सहायता हेतु एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है दोस्तों पिंक गार्ड ऐप। पिंक गार्ड ऐप। अब ये ऐप कैसे काम करता है दोस्तों? तो ये ऐप जो भी पर्यटन स्थल है उस स्थल पर एक, जो भी पर्यटन स्थल है उस स्थल पर एक क्यूआर कोड लगा रहेगा। हर एक जयपुर में जो भी पर्यटन स्थल है उसके ऊपर एक क्यूआर कोड लगा रहेगा। और जो पर्यटक है वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही ये ऐप खुल जाएगा और उसको जो भी सुविधा
और सहायता लेनी है वो इसके माध्यम से वो ले सकेगा। अब इस ऐप की बात करूं मैं तो ये 100 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, तो 100 भाषाओं में है। और अगली बात करें इस ऐप की, तो इस ऐप से अगर कोई पर्यटक जो अपनी सुविधा या सुरक्षा के लिए पुलिस से हेल्प मांगता है तो 8 मिनट के अंदर पुलिस सहायता करेगी। 8 मिनट के अंदर अंदर पुलिस उसको सहायता देगी। अब इस ऐप के अंदर और क्या क्या फीचर है, तो इस ऐप के अंदर दोस्तों नज़दीकी जो भी पुलिस थाना, अस्पताल व गाइड, इनकी सुविधा इस ऐप के अंदर जानकारी रहेगी। तो इनकी सुविधा पर्यटकों को मिलेगी। तो ये तो हो गई थी गुलाबी नगर जयपुर के अंदर जो एक पिंक कार्ड ऐप शुरू किया पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के लिए, उसकी प्रमुख बात है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है इन विच सिटी ऑफ राजस्थान इज द पिंक गार्ड ऐप बीइंग लॉन्च्ड फॉर द सेफ्टी टू टूरिस्ट। तो जयपुर में ये इसकी प्रमुख और बातें क्या क्या वो भी देख लेते हैं। तो पिंक गार्ड प्रोजेक्ट, जयपुर पुलिस द्वारा गुलाबी नगरी ने, जयपुर को क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी में पर्यटन विभाग के सहयोग से पर्यटकों की सुरक्षा, सूचना और त्वरित सहायता के लिए एक हाईटेक मोबाइल ऐप सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म विकसित किया। इसकी क्या विशेषता है, तो ये त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम, आपात स्थिति में ऐप के जरिए मदद मांगने पर पुलिस महज 8 मिनट के भीतर पर्यटक तक पहुंचेगी। ये सैलानियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक भाषाओं का विकल्प दिया गया है इसमें, जिससे वे अपनी मातृभाषा से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन ट्रैकिंग की बात करें तो एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, जो शिकायत करने पर एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, जिससे पर्यटन अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा। सूचना बोर्ड में स्कैनर की बात करें तो पर्यटन स्थलों पर क्यूआर कोड और हेल्पलाइन नंबर वाले सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर पर्यटक सीधे ऐप से जुड़ सकेंगे। अन्य जानकारी की बात करें तो गाइड, नजदीकी थानों और अस्पतालों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। तो ये था पिंक गार्ड ऐप। अगली बात करें तो वो है रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत देश का सबसे बड़ा एक्वाडेक्ट ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अपना, जो रामजल सेतु लिंक परियोजना है उस पर किस नदी पर एक्वाडेक्ट ब्रिज बनाया जा रहा है। तो पहला बनास, दूसरा माई, तीसरा चंबल और चौथा लूणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर। क्या है ये एक्वाडेक्ट ब्रिज, तो आइए देखते हैं। तो बात करता हूं मैं इससे पहले रामजल सेतु लिंक परियोजना की। किसकी, रामजल सेतु लिंक परियोजना। ये परियोजना क्या है, तो दोस्तों ये परियोजना इसलिए चलाई जा रही है कि चंबल नदी व उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनका जल उपयोग में लेने हेतु एक लिंक परियोजना, रामजल सेतु लिंक परियोजना द्वारा उनका जो भी अतिरिक्त जल है उसका पूर्ण उपयोग करने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। और इस परियोजना के द्वारा उनका जो भी अतिरिक्त जल है वो राजस्थान में सिंचाई और पेयजल और बिजली निर्माण हेतु उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए ये परियोजना चलाई गई। इसका पहला नाम बात करूं तो पहला नाम था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये इसका पहले नाम था, जिसे कहते थे ERCP। अब इसका बाद में दोस्तों नाम रखा गया कालीसिंध, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। क्या नाम रखा, बाद में नाम रखा गया पार्वती
कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। अब इसके बाद में इसका नाम बदल करके वो रख दिया रामजल सेतु लिंक परियोजना। तो वर्तमान में नाम क्या है इसका? तो रामजल सेतु लिंक परियोजना, ये वर्तमान में इसका नाम है। अब अगली बात करें तो वो है इस जो लिंक परियोजना है उसके विस्तार की मैं बात करूं तो विस्तार इसका दोस्तों पहले 13 जिलों में था। कितने जिलों में? तो पहले 13 जिलों में था। वर्तमान में 17 जिलों में। अगली बात करें तो इस जो परियोजना है उसके तहत 7 बांध व बैराजों को आपस में लिंक परियोजना द्वारा जोड़ा जाएगा और कई बांध व बैराज का निर्माण भी किया जा रहा है। तो अपन बात करेंगे इस परियोजना के तहत 2 बांधों की। कौन से बांध? तो वो एक बांध है नवनेरा बैराज और दूसरा है मेज बांध। तो बात करते हैं नवनेरा बैराज और मेज बांध की। तो इन बांधों पर क्या दोस्तों, इन बांधों पर बनाया जाएगा एक एक्वाडेट ब्रिज। क्या बनाया जाएगा? एक्वाडेट यानी ब्रिज बनाया जाएगा। अब वो ब्रिज कैसा होगा? उस ब्रिज की बात करें दोस्तों तो वो ब्रिज होगा चंबल नदी के ऊपर। किस पर? तो चंबल नदी पर एक ब्रिज बनाया जाएगा। अब बात करते हैं एक्वाडेट ब्रिज की। अब ये एक्वाडेट ब्रिज क्या होता है दोस्तों? तो ये मान लो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। अब इस चंबल नदी के इस तरफ है नवनेरा बैराज, जो है कोटा। कहाँ पर है? कोटा। और दूसरी तरफ है दोस्तों वो है सॉरी, इसको आप नवनेरा बैराज को नीचे रख दो। एक मिनट, मैं आपको चित्र बना के शानदार तरीके से समझाता हूँ। और इस तरफ है दोस्तों वो है मेज बांध। ये है बूंदी जिले में। कहाँ पर? तो बूंदी जिले में। अब क्या होगा दोस्तों, इस जो नवनेरा बैराज का पानी है वो इस मेज बांध में पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए बीच में ये चंबल नदी पड़ती है और इसके ऊपर ये पुल बना करके, चंबल नदी के ऊपर पुल बना करके इस पानी को मेजबान से नवनेरा बैराज इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो अब बात करें तो इस पुल के साथ में ये एक्वाडेक्ट ब्रिज है जिसमें नीचे इस पुल पर नीचे पानी बहेगा और उस पानी के ऊपर की बात करें तो ऊपर वाहनों का संचालन होगा या वाहन चलेंगे। तो ये इस प्रकार का ब्रिज बनेगा। तो क्या है इसकी प्रमुख बातें? तो ये एक एक्वाडेक्ट ब्रिज है। वो क्या है? तो ये पानी का पुल है। पानी का पुल कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये बनेगा मेज बांध
बूंदी से नवनेरा बैराज कोटा कमेटी। कौन सी नदी की बात करें, नदी की बात करें तो चंबल नदी पर। कहां पर बनेगा, चंबल नदी पर। अगली मैं बात करूं तो वो है दोस्तों, इस पुल की जो लंबाई है उसकी बात करते हैं, कितने किलोमीटर लंबा बनेगा। तो लंबाई की बात करें तो लंबाई में ये बनेगा 2.28 किलोमीटर लंबा। कितना, 2.28 किलोमीटर लंबा। अगली बात है वो है दोस्तों इसकी लागत की। किसकी, लागत की। तो लागत की बात करें तो लागत है इसकी दोस्तों 2300 करोड़ रुपए। तो इस तरह ये पुल बनेगा। अब इस पुल की विशेषता की बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा, जो मतलब देश का सबसे बड़ा एक्वाडेक्ट ब्रिज बनेगा। क्या बनेगा, देश का सबसे बड़ा एक्वाडेक्ट ब्रिज। देश का सबसे एक्वाडेक्ट ब्रिज बनेगा। अब मैं इसकी जगह की बात करूं तो इन दोनों के बीच में ये चंबल नदी है। चंबल नदी पर कहां पर, तो ये बनेगा दोस्तों बूंदी जिले का एक गुहाटा गांव है। कौन सा गांव, गुहाटा गांव, बूंदी जिले में, बूंदी में बनेगा। अब इसकी बात करें तो ये दोस्तों 450 इसमें पिलर या खंबे बनाए जाएंगे। 450 खंबे बनाए जाएंगे। अगली बात करें तो इस पर 8 मीटर है, 8 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। क्या बनेगी, सड़क। और सड़क के नीचे क्या बनेगा, जल का मतलब पानी जाने का पुल बनेगा। उसकी क्षमता क्या है, तो 250 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी का प्रवाह होगा। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है अंडर द रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट द कंट्रीज लार्जेस्ट एक्वाडेक्ट ब्रिज इज बीइंग बिल्ड ओवर विच रिवर। तो कौन सी नदी पर, चंबल रिवर पर। ये इसकी और भी बातें हैं, देख लो जल्दी से। तो चंबल पर पानी का पुल बनेगा। बूंदी जिले में रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल नदी पर बनाए जा रहे देश के सबसे बड़े एक्वाडेक्ट ब्रिज का निर्माण होगा। और ये राजस्थान की पहली और देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग संरचनाओं में से एक है, जहां एक ही पुल पर ऊपर वाहन चलेंगे और नीचे पानी बहेगा। अगली बात करें तो वो है इसके स्थान की, तो गुवाहाटा गांव के पास चंबल नदी पर बनेगा। विशेषता की बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा एक्वाडेक्ट ब्रिज है। इसके जरिए नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज कहाँ है, कोटा में, का पानी चंबल नदी के 30 मीटर ऊपर से होकर के मेजबांध, मेजबांध कहाँ है, तो बूंदी तक पहुंचाया जाएगा। निर्माण करीब 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लंबाई की बात करें तो 2280 मीटर, लगभग 2.28 किलोमीटर होगी। चौड़ाई की बात करें तो 45 मीटर, ऊंचाई 30 मीटर। सड़क सुविधा की बात करें तो एक्वाडेक्ट के समांतर 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है, जिससे वाहनों की आवाजाही भी हो सकेगी। जल प्रवाह क्षमता 250 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। 450 पिलर खड़े किए जा रहे हैं। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण हेतु आपनो खेत आपनी खाद अभियान कब से कब तक संचालित किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक। दूसरा 6 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक। तीसरा ऑप्शन है 15 मई से 15 जून 2026 तक। और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक। तो
इसका उत्तर हो जाएगा वो है 6 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक। तो बात करते हैं दोस्तों आपनो खेत आपने अपनी खाद अभियान की। आपनो खेत अपनी खाद अभियान। इस अभियान की बात करें तो इसका जो है वो संचालन अवधि की बात करते हैं। संचालन अवधि की बात करूं तो वो अवधि है 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 6 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक। अगली बात करें तो ये अभियान है वो जन जागरूकता अभियान है। राजस्थान के अंदर ये एक जन जागरूकता अभियान है। तो इसके तहत इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो उद्देश्य की मैं बात करूं दोस्तों तो इसका उद्देश्य है मृदा का स्वास्थ्य। मृदा का स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य कैसे दोस्तों, तो जैसे अभी जो रासायनिक उर्वरक है उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और लोग अनेक प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, अनेक प्रकार के जो रासायनिक खाद है उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे जो हमारी भूमि है उसकी उर्वरता शक्ति है वो खत्म हो रही है। तो उसको देखते हुए ये एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत रासायनिक इसके जो उद्देश्य है वो उद्देश्य, पहला उद्देश्य है दोस्तों वो है रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग है उसको कम करना। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना। दूसरे मैं उद्देश्य की बात करूं तो वो है जैविक व प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना। जैविक व प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना। जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है। अब इस जैविक खेती से क्या होगा दोस्तों, इस जैविक खेती करेंगे तो कृषि उत्पादों की जो गुणवत्ता है वो अच्छी क्वालिटी की फसल पैदा होगी जो हमारे शरीर के लिए या खाने के लिए लाभदायक होगी। अब इस अभियान के अंदर और क्या बातें रह गई है, तो इस अभियान के अंदर दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर बात करूं मैं, ग्राम पंचायत स्तर की, तो इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कृषकों की जो संगोष्ठियां हैं उसका आयोजन किया जाएगा। रात्रि चौपालों का आयोजन किया जाएगा। किसका, तो कृषकों की संगोष्ठियों का। दूसरी बात करें तो रात्रि के अंदर जो चौपाल हैं उसका आयोजन किया जाएगा। अगली बात करें तो प्रभात फेरियों के माध्यम से भी इस अभियान का जो है वो कार्यक्रम का एक हिस्सा है, अभियान चलाया जाएगा। अगली बात है वो है स्कूलों के माध्यम से, तो स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को चलाया जाएगा। अब इस जो अभियान है उसके अंदर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जैविक खेती कैसे की जाती है, कौन से खाद का अपने को उपयोग करना है और कौन से खाद का, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। तो ये थी इस अभियान की प्रमुख बातें। अपने संचालन और उद्देश्य इसका वो याद रखना है। 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपनो खेत अपनी खाद अभियान चलाया गया राजस्थान सरकार द्वारा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है व्हेन विल द आपनो खेत अपनी खाद कैंपेनिंग फॉर सॉइल हेल्थ कन्वर्सन बी इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल 6 टू अप्रैल 30 2026। आपनो खेत अपनी खाद अभियान, ये इसके बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। रासायनिक उर्वरकों डीएपी यूरिया पर निर्भरता कम करने और जैविक प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया। अभियान की अवधि
तो अभियान की अवधि है 6 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक। ये राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान है। उद्देश्य इसका मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि उत्पादन गुणवत्ता में सुधार और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। किसानों को अपने खेत में उपलब्ध संसाधनों से जैविक खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ढेंचा, गंवार, चमड़ा और जैव उर्वरक तैयार करने के लिए प्रेरित करना। अगली बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पर कृषक गोष्ठियां, रात्रि चौपाल, प्रभात फेरियां और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर उर्वरकों को संतुलित उपयोग और यूरिया डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी और एनपीके की जानकारी देना। सहभागी कौन है तो कृषि विश्वविद्यालय, केवीके, नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखियां और प्रगतिशील किसान इसके सहभागी हैं। तो ये इस अभियान की हो गई थी प्रमुख बातें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान को अरब सागर से जोड़ने के लिए किस राष्ट्रीय जलमार्ग को विकसित करने हेतु विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 10, तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 48 और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 96 मतलब 96। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 48। तो ये क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग और इसके लिए क्या रिपोर्ट तैयार हो रही है तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग की। जलमार्ग 48। ये जलमार्ग क्या है दोस्तों? तो जलमार्ग है राजस्थान के अंदर जो भी कच्चा माल है या जो भी यहाँ से निर्यात करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको जल मार्ग द्वारा सीधे ही एक देश से दूसरे देश में भेजना। ये दोस्तों जल मार्ग सस्ता होता है, इसलिए भजनलाल सरकार ने अभी अपने सीएम में भजनलाल जी शर्मा उनकी सरकार ने भजनलाल जी शर्मा ने एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया कि अपन जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय जल मार्ग का निर्माण करेंगे। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया और उसके अंदर कहा गया कि राष्ट्रीय जल मार्ग 48 बनाएंगे। अब ये राष्ट्रीय जल मार्ग इसका जो रास्ता है या विस्तार है वो कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक होगा? तो विस्तार की बात करूं तो ये विस्तार होगा जमुई नदी, उसके बाद में लोनी, उसके बाद में ये कच्छ के रण में जाएगा, कच्छ के रण में, और फिर अरब सागर से सीधा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है इसका जो मार्ग, जल मार्ग, उसका विस्तार। अब इसकी बात करें तो कौन कौन से राज्यों से ये गुजरेगा? तो ये गुजरेगा राजस्थान, उसके बाद में गुजरात और उसके बाद में अरब सागर में, और अरब सागर से अन्य देशों के साथ में ये जुड़ेगा। अब इसके निर्माण के लिए जो सहयोगी संस्था है वो कौन सी है? सहयोगी संस्था की मैं बात करूं तो कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर इसका निर्माण कर रही है? तो वो है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। कौन सी है संस्था? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। इसके साथ में एक और कौन है? तो इसके साथ में आईआईटी मद्रास। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के और इस जल मार्ग का निर्माण करेगी। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। अब इसका जो लाभ है दोस्तों या उद्देश्य कह सकते हैं, इसका बनाने का जो उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान के अंदर पेट्रोकेमिकल, दूसरी बात करें तो खनिज, राजस्थान में उत्पादन होने वाली सीमेंट उद्योग, तीसरी बात करें तो अन्य औद्योगिक वस्तुएं। अब इन औद्योगिक वस्तुओं के
परिवहन में आसानी से इनको एक स्थान से या दूसरे देश में ले जाने के लिए जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और इस जल मार्ग के द्वारा ये सस्ता है, इस कारण से व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। और इसके साथ में और जो अपने पड़ोसी राज्य है उनका भी जो माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के अंदर इनको भी ढुलाई के अंदर लाभ मिलेगा। अब अगली बात करें तो इसका निर्माण करने के लिए एक एमओयू हुआ है। इसको बनाने के लिए एमओयू किया गया है। वो एमओयू हुआ था दोस्तों राजस्थान सरकार व दूसरी संस्था कौन थी? तो दूसरी संस्था थी वो थी दोस्तों IWAI। क्या नाम है उसका पूरा नाम? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इनके बीच में क्या हुआ है? एमओयू। अब ये एमओयू कब हुआ था? तो ये एमओयू हुआ था 27 सितंबर 2025 को। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2025 को। 27 अक्टूबर 2025 को एमओयू हुआ, जिसके तहत अब राजस्थान में राष्ट्रीय जल मार्ग 48 बनेगा। और इसके द्वारा जो राजस्थान का कच्चा माल है या पेट्रोकेमिकल्स है, खनिज है, सीमेंट उद्योग, इनकी जो वस्तुएं हैं वे सस्ते दामों में परिवहन सुविधा द्वारा एक जो है वो देश से दूसरे देश में इनका निर्यात होगा। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है ए डिटेल्ड स्टडी रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू डेवलप विच नेशनल वाटरवे एंड टू कनेक्ट राजस्थान विद द अरेबियन सागर। तो कौन सा नेशनल वाटरवे? 48। अब ये उसकी कुछ बातें हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 48 भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान जल मार्ग के माध्यम से परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित की। राजस्थान सरकार प्रदेश में उद्योगों को माल परिवहन और निर्यात के लिए जल मार्ग उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए लूणी जमाई रण और कच्छ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को मूर्त रूप दिया जा रहा है। प्रमुख बिंदु की बात करें, परियोजना का नाम, संस्थान भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण और IIT मद्रास, ये इसके सहयोगी संस्थान। प्रस्तावित मार्ग की बात करें तो गुजरात से होकर राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण के रास्ते अरब सागर तक सीधा संपर्क प्रदान करेगा। लाभ की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स, खनिज, सीमेंट, औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन में आसानी होगी और माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों के भी उद्योगों में सुगम माल ढुलाई का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण प्रगति की बात करें तो 27 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार और IWAI के बीच इस परियोजना के संबंध में MOU हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये हो गई थी इस राष्ट्रीय जल मार्ग की प्रमुख बातें। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे के किस रेल मंडल द्वारा हिरनौदा में PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का संचालन शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर रेल मंडल द्वारा। तो ये क्या है PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल? तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो बात करते हैं PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की। PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, तो ये टर्मिनल क्या है? तो दोस्तों अपने भारत का जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है वो है जयपुर में। कौन से जिले में है? तो वो है जयपुर जिले। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन।
तो ये कहाँ पर है? तो ये है जयपुर मंडल में। तो अब दोस्तों इस मंडल के अंतर्गत एक पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। कार्गो टर्मिनल। अब कार्गो टर्मिनल क्या होता है? तो कार्गो टर्मिनल होता है दोस्तों, जैसे राजस्थान का जो कच्चा माल या जो प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को या जो भी वस्तु है, ये फैक्ट्री से दोस्तों ट्रक या कोई वाहन में लोड होकर के इस कार्गो टर्मिनल पर आती है। अब ये जो माल है वो कंटेनर में भरा जाता है। किस में? तो ये माल किस में भरा जाता है? कंटेनर में। ये कंटेनर ट्रक या कोई वाहन में लोड होकर के यहाँ पर आता है। अब इस कार्गो टर्मिनल पर आने के बाद में ये कंटेनर कार्गो टर्मिनल में दो प्रकार की सुविधा होती है। एक तो होती है रेलवे द्वारा। दूसरी बात करें तो वो है वायुयान। वायुयान की सुविधा है दोस्तों। तो इस टर्मिनल पर ये कंटेनर रेलवे में लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद में दोस्तों ये जो रेलवे द्वारा अन्य राज्यों या अन्य जो भी स्थान है वहां तक ये माल पहुंचाया जाएगा इस कार्गो टर्मिनल के माध्यम से। तो जयपुर मंडल ने अपने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है उसका संचालन शुरू किया है। ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है दोस्तों इस मंडल के अंतर्गत एक जगह है, उसका नाम है हिरनोदा रेलवे स्टेशन। कहाँ पर? तो हिरनोदा रेलवे स्टेशन पर इस पीएम गति शक्ति कार्गो जो है टर्मिनल उसका संचालन शुरू किया। यह संचालन कब शुरू किया गया? तो संचालन शुरू तो 1 अप्रैल से इसका संचालन शुरू किया गया। अगली मैं बात करूं तो वो है दोस्तों इसमें क्या सुविधा है। तो इस पीएम गति शक्ति जो कार्गो टर्मिनल है यह 24 घंटे लोडिंग अनलोडिंग की सुविधाओं से संचालित है। 24 घंटे इसके अंदर सुविधा रहेगी। अगली बात करें तो वो बात है दोस्तों इसका उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और निजी निवेश, जैसे अपन कह सकते हैं जो भी ये 24 घंटे की सुविधा है इसलिए निजी निवेश इससे और ज़्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि जो भी माल अपना वो टाइम पर पहुंचेगा या टाइम पर इसके द्वारा यहाँ आएगा और ये अपने समय के अनुसार आगे तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो उस कारण से जल्दी डिलीवरी होने के कारण ये अन्य निवेशों को आकर्षित करेगा। अन्य निवेशों को आकर्षित करेगा। अगली मैं बात करूं तो इसका जो लोडिंग एरिया है कुल वो 4 लोडिंग एरिया की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो 4.20 लाख वर्ग मीटर में ये तो होगी थी इसकी प्रमुख बातें। तो ध्यान रखना अपने जयपुर रेलवे मंडल द्वारा कौन सा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है वो कहां पर स्थापित किया? तो हिरनोदा रेलवे स्टेशन पर। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। विच डिवीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिसेंटली स्टार्ट ऑपरेशंस ऑफ द पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल एट हिरनोदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयपुर रेलवे डिवीजन द्वारा।
ये इसकी प्रमुख बातें। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए हिरनौदा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित कार्गो टर्मिनल का संचालन शुरू किया। हिरनौदा रेलवे स्टेशन जयपुर रेल मंडल टर्मिनल की अनुमानित क्षमता प्रति माह 67 आउटवर्ड रैंक निर्धारित की गई है। यहाँ 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी लोडिंग अनलोडिंग की। रेल लाइनें की बात करें तो कुल 3 लाइनें विकसित की गई है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 720 मीटर है। क्षेत्रफल कुल लोडिंग एरिया 4.20 लाख वर्ग मीटर। ब्रांडेड क्षेत्र की बॉन्डेड क्षेत्र की बात करें तो सुरक्षा हेतु 1 लाख वर्ग मीटर, नॉन बॉन्डेड तो 50,000 वर्ग मीटर। उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सशक्त करना और निजी निवेश को आकर्षित कर क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति देना। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहना माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। और इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों वो अपने को मिलेगी, अपना टेलीग्राम चैनल है माइंड बूस्ट एकेडमी के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरी बात करें तो बीएसटीसी व पीटीटी के जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए हम टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक के लगभग अच्छे क्वेश्चन और व्याख्या सहित क्वेश्चनों की हम क्लास जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ये बात। तो धन्यवाद दोस्तों।